हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल स्टूडेंट सोल्यूशन। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। स्टे होम, स्टे सेफ। चलिए, टुडे इज डिस्कस अबाउट CSMA। CSMA व्हाट? CSMA इज़ द कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस। आज हम जानेंगे कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस क्या है, जो कि रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल का टाइप्स है, जिसमें अलोहा हम पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे CSMA का जो फुल फॉर्म है वो है कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस। मल्टीपल एक्सेस हम समझ सकते हैं। मल्टीपल एक्सेस क्या होता है? जब एक ही समय पे एक से अधिक नोड डेटा को सेट करने की कोशिश करते हैं, उसको हम बोलते हैं मल्टीपल एक्सेस। कैरियर सेंस मतलब क्या होता है? जो भी हमारा मीडियम है, यानी जिसके माध्यम से हम डेटा को सेंड कर रहे हैं, वो कहलाता है हमारा मीडियम। सपोज दैट किसी एक चैनल के थ्रू हम डेटा को सेंड कर रहे हैं, यहाँ पे हमारे नोट्स लगाए गए हैं, तो ये जो बैंडविड्थ बनाई गई है, ये बैंडविड्थ क्या कहलाती है? हमारी कैरियर सेंस कहलाती है, यानी ये कैरियर कहलाता है। इसको ही जज करना कि ये आइडल है कि बिजी है, यही कहलाता है हमारा सेंस कहलाता है। ठीक है ना? चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि कैरियर सेंस क्या है। देखिए, कैरियर सेंस इज अ नेटवर्क प्रोटोकॉल दैट लिसन टू और सेंस नेटवर्क सिग्नल ऑन द कैरियर बिफोर ट्रांसमिट एनी डेटा। मतलब ये कह रहा है CSMA कि जब भी कोई नेटवर्क पे सपोज दैट यहाँ पे मान लेते हैं मल्टीपल नोट्स दिए गए हैं। यहाँ पे मैंने 4 नोट्स लगा दिए हैं। सपोज दैट ये 4 नोड हैं हमारे, और ये चारों नोड क्या करते हैं? क्योंकि मल्टीपल 2 या 2 से अधिक नोट्स हमारे डेटा को शेयर कर सकते हैं इमीडिएटली एक ही समय पे। तो ये कह रहा है कि जब भी हमारा कोई नोड, कोई भी डेटा ट्रांसमिशन, कोई भी नेटवर्क जब भी कोई डेटा ट्रांसमिशन करता है हमारे कैरियर पे, यानी हमारे मीडियम पे, तो मीडियम पे डेटा सेंड करने से पहले वो क्या करता है? उसको सेंस करता है। सेंस क्या करता है? सेंस ये करता है कि क्या हमारा नोड पर्टिकुलर जो हम डेटा भेज रहे हैं जिस मीडियम पे, वो मीडियम खाली है या बिजी है, यानी आइडल है या बिजी है। यदि इनकेस हमारा मीडियम जो है वो बिजी है, बिजी होने की कंडीशन कैसी होती है? सपोज दैट हमारे पास कोई डेटा जा रहा होगा, तो हम सबको पता है कि डेटा कुछ इस प्रकार की फ्रीक्वेंसी में जा रहा होगा। तो इस प्रकार की डेटा की फ्रीक्वेंसी यदि है, तो हमारा डेटा, हमारा जो मीडियम है वो बिजी होगा। दैट मीन्स हमको कुछ देर वेट करना पड़ेगा। हमको कुछ देर वेट करना है, मतलब हम तब तक रुके रहेंगे जब तक कि हमारा कैरियर फ्री नहीं हो जाता, तब तक हम डेटा को नहीं सेंड करेंगे। क्यों नहीं सेंड करेंगे? यदि हम किसी पहले से बिजी चैनल पे यदि हम डेटा को सेंड कर देंगे, तो उसी पे हमारा डेटा भी मर्ज हो जाएगा और वो जाके कॉलिजन क्रिएट करेगा। कॉलिजन क्रिएट करने की कंडीशन आप लोग को पता है कि कॉलिजन्स होते हैं तो क्या करना पड़ता है। तो उन कॉलिजन्स को रिसॉल्व करने के लिए CSMA का यूज़ किया गया। CSMA के माध्यम से हम कम से कम कॉलिजन्स को डिटेक्ट करेंगे, कम से कम कॉलिजन को आने देंगे, हो सकेगा तो कॉलिजन्स को आने ही नहीं देंगे। ठीक है ना? तो यहाँ पे सारे चैनल्स क्या करते हैं? अपने अपने एरिया को चेक करते हैं पहले, यानी सेंस करते हैं, उसके बाद ही डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं। यदि कोई डेटा चल रहा है तो उसको सेंड नहीं करेंगे, डेटा नहीं चल रहा है तभी उसको सेंड किया जाएगा, यानी आइडल होने पे ही डेटा को सेंड किया जाएगा, अदरवाइज वो वेट करेंगे। ठीक है ना? सिंपल भाषा में समझें यदि हम, CSMA क्या होता है, तो CSMA इज़ द बेस्ड ऑन द सेंस बिफोर ट्रांसमिशन। ठीक है ना? सेंस बिफोर ट्रांसमिशन मतलब ट्रांसफ़र करने से पहले उसको सेंस करना है, आफ्टर देन फिर उसको ट्रांसफ़र करना है। CSMA में 3 प्रकार के परसिस्टेंट मेथड को लगाया जाता है। पर में बात करें तो परसिस्टेंट का मतलब ढीठ होता है। ढीठ मतलब जो किसी चीज़ को बोलो लेकिन वो चीज़ मानता नहीं है, वो ढीठ टाइप का होता है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। 3 प्रकार के परसिस्टेंट का यूज़ किया, परसिस्टेंट, नॉन परसिस्टेंट और पी परसिस्टेंट। नॉन परसिस्टेंट को जीरो परसिस्टेंट भी कहा जाता है। घबराने की जरूरत नहीं, कभी कभी हो सकता है कि नॉन परसिस्टेंट की जगह पे आपको 0 लिखा मिले, तो इसमें समझ जाना है कि नॉन परसिस्टेंट यानी जीरो परसिस्टेंट की बात हो रही है। ओके, लेट्स बिगिन। आगे देखते हैं। ओके, पहला पॉइंट देखते हैं, वन परसिस्टेंट। द वन परसिस्टेंट मेथड इज द सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। स्ट्रेट फॉरवर्ड कैसे है? मतलब वो कहती है पहले चैनल को सेंस करिए। सपोज दैट यहाँ पे एक चैनल है, हम कुछ चैनल्स बना लेते हैं। वन परसिस्टेंट कहता है कि हमारा डेटा भेजने से पहले एक बार सेंस करिए। सेंस करने पे यदि हमारा चैनल, हमारा ये मीडियम यदि आइडल है तो डेटा को इमीडिएट सेंड कर दिया जाए। यदि हमारा चैनल खाली है तो इसको इमीडिएट सेंड कर दिया जाए। ठीक, यदि हमारा चैनल बिजी है तो वो क्या करेगा? वो डेटा को सेंड नहीं करेगा, लेकिन वो बार बार कंटिन्यूसली फॉर्म में क्या करेगा? चेक करेगा कि हमारा सेंस करेगा कि हमारा जो मीडियम है वो क्या है, आइडल हुआ कि नहीं। जैसे ही आइडल होगा वैसे ही वो डेटा को सेंड कर देगा। ठीक, इसमें भी एक छोटी सी प्रॉब्लम है। इसमें हर एक नोड, अच्छा एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो भी नोड हैं, जितने भी नोड होते हैं, वो पूरे के पूरे चैनल को चेक नहीं करते हैं, वो अपनी पोजीशन को चेक करते हैं, यानी अपने डोर को, जहाँ से उनको डेटा को भेजना है वह उस जगह को चेक करते हैं, क्या उस जगह पे हमारा चैनल आइडल है या
बिजी है, पूरी चैनल को नहीं चेक करते हैं कि कहाँ पे क्या हो रहा है। जैसे ये डेटा को भेज रहा है, ये डेटा भेजना है इसको, तो ये यहीं पे डेटा को चेक करेगा और अगल बगल क्या है उससे इससे कोई मतलब नहीं है। यदि उसकी पोजीशन खाली होगी तो वो डेटा को सेंड कर देगा, अदरवाइज वो वेट करेगा। वेट करने की कंडीशन में क्या है, इसमें ऐसा वेट नहीं करता कि कुछ टाइम दे दिया गया है उस पर वेट करेगा, नहीं, ये कंटिन्यूसली क्या करता है, उसको चेक करता रहता है। कंटिन्यूसली चेक करने का फ़ायदा क्या है, जैसे ही चैनल आइडल होता है, जैसे ही चैनल आइडल होगा वैसे ही डेटा को इमीडिएट अपलोड कर दिया जाएगा और हमारा ट्रांसमिशन होने लगेगा। ठीक, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था हमारा फर्स्ट परसिस्टेंट का। सेकंड नंबर की बात करें तो हम बोलते हैं नॉन परसिस्टेंट या जीरो परसिस्टेंट। इसमें नॉन परसिस्टेंट क्या कहता है, यदि हमारा चैनल कोई भी नोड यदि डेटा को सेंड कर रहा है तो वो अपने पहले चेक करेगा, यानी सेंस करेगा। सेंस करते समय यदि हमारा जो कैरियर है वो खाली है यानी आइडल है, तो उस समय क्या होगा, वो डेटा को इमीडिएटली सेंड कर देगा। यदि आइडल है तो वो क्या करेगा, इमीडिएटली सेंड कर देगा। यदि आइडल नहीं है, वो आइडल किसी कंडीशन पर वो बिजी है या डेटा उस पर चल रहा है, तो ये क्या करता है, ये कंटिन्यूसली उस डेटा को क्या करता है, सेंस नहीं करता। जैसे आप देख रहे होंगे फर्स्ट परसिस्टेंट में क्या हो रहा था कि वो कंटिन्यूसली डेटा को एक बार सेंस किया, यदि बिजी है तो वो कंटिन्यूसली चेक कर रहा था कब सेंस होगा खाली। जैसे ही आइडल होता है वैसे क्या करता है, डेटा को अपलोड कर देता है। लेकिन नॉन परसिस्टेंट क्या करता है, एक बार डेटा को सेंस करता है, सेंस करने पर यदि उसको बिजी मिलता है तो बिजी के दौरान पे क्या करता है, वो रेंडम अमाउंट ऑफ टाइम के लिए क्या करता है, वेट करता है। कोई टाइम फिक्स नहीं है कितना टाइम वेट करेगा, एक रेंडम अमाउंट टाइम होता है कि वो टाइम के लिए वेट करेगा। जैसे सपोज दैट मैंने फर्स्ट टाइम पे चेक किया, सपोज दैट मैं ये डेटा यहाँ से मैं डेटा को भेजना चाहता हूँ, मैंने चेक किया कि यहाँ पे कोई डेटा है, तो हाँ मुझे लगा कि मेरा चैनल बिजी है। तो बिजी के दौरान पे क्या करूँगा, मैं एक रेंडम टाइम पे वेट करूँगा, मतलब मैं दोबारा चेक सेंस नहीं करूँगा कि मेरा चैनल खाली हुआ कि नहीं हुआ, नहीं, मैं रेंडम टाइम कुछ भी मान सकता। सपोज दैट मैंने माना 5 मिनट, मैं 5 मिनट का वेट करूँगा। मतलब मैंने एक बार चेक किया हमारा चैनल बिजी था, तो हम 5 मिनट रेस्ट करेंगे, 5 मिनट हम घूमेंगे फिरेंगे कुछ भी करेंगे। अब 5 मिनट बाद हम क्या करेंगे, वापस से इसको सेंस करेंगे, वापस से सेंस करेंगे। यदि सेंसिंग के दौरान हमारे पास यहाँ पे हमारा चैनल आइडल हुआ तो हम डेटा को इमीडिएटली अपलोड कर देंगे, मतलब तुरंत, वेट नहीं करेंगे किसी चीज़ का, तुरंत कर देंगे। लेकिन यदि फिर से वेट मिला हमें फिर से वो बिजी मिला, उस कंडीशन में हम फिर से रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम पे वेट करेंगे। ये प्रोसेस बहुत लेंदी है। लेंदी कैसे, यदि सपोज इट हम मान लेते हैं कि हमारा चैनल हमने फर्स्ट टाइम पे किसी डेटा को सेंड किया, हमने फर्स्ट टाइम पे किसी डेटा को सेंड करना चाहा, तो यहाँ पे आया तो देखिए हमारा चैनल बिजी था। बिजी के दौरान पे हमने क्या किया, रैंडम टाइम ऑफ अमाउंट के लिए वेट किया। सपोज दैट मैंने 5 मिनट के लिए वेट किया। अब 5 मिनट के दौरान सपोज दैट जहाँ पे मैंने देखा था उस टाइम पे डेटा वाकई में बिजी था, सच है कि बिजी था, लेकिन कुछ ही सेकेंड में एक मान लेते हैं 1 सेकेंड में हमारा चैनल फ्री हो गया। तो हमको, लेकिन हम डेटा सेंड नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास सेंस नहीं हो रहा। सेंस कब करेगा, वो 5 मिनट बाद सेंस करेगा। तो हमारे पास ये ड्रॉबैक्स था, यानी हमारा चैनल फ्री हुआ उसके बाद भी हम डेटा को सेंड नहीं कर पाए, तो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक्स था। तो इसलिए वन परसिस्टेंट को ज़्यादा यूज़ किया जाने लगा और नॉन परसिस्टेंट को कम यूज़ किया जाने लगा। ओके, यदि आपको किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके हमें कमेंट कर सकते हैं। आई होप कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। जो तीसरा नंबर है हमारा वो है पी परसिस्टेंट। प्रोपोगेशन, पी मतलब होता है प्रोपोगेशन। पी परसिस्टेंट में क्या होता है, ये 0 और 1 का कॉम्बिनेशन होता है, मतलब 1 परसिस्टेंट और नॉन परसिस्टेंट का कॉम्बिनेशन होता है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही हमारा बना है पी परसिस्टेंट। यानी इस चैनल में एक तरह से स्लॉट डिसाइड हो जाता है। दैट मीन्स जैसे हमने स्लॉटेड अलोहा पढ़ा था कि स्लॉट के बिगिनिंग पे ही कोई भी चैनल, कोई भी नोड डेटा को ट्रांसमिट कर सकता था, तो सेम इसी तरह इसमें भी होता है। इसमें भी क्या किया जाता है, ये कंटिन्यूसली तो चेक करता है, वही जो 1 कर रहा था 1 को भी चेक करेगा और जो नॉन कर रहा था वो नॉन को भी चेक करेगा, दोनों की कंडीशन चेक करेगा। दोनों कंडीशन में क्या होगा, जैसे इसमें जितने भी प्रोपोगेशन टाइम है, मतलब जो भी जितने चैनल है, सपोज 4 चैनल का प्रोपोगेशन टाइम होगा, यानी डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का कुछ ना कुछ समय होगा। तो उस समय के अनुसार क्या करता है, ये डिवाइड कर देता है। उस समय के अनुसार ये क्या करेगा, डिवाइड कर देगा। डिवाइड पे क्या होगा, सपोज दैट मैंने मान लिया जो हमारा पहला नंबर है वो सबसे बड़ा है बाकी अदर से, है ना। तो इस क्या कहता है कि जब भी पहला वाला यानी फर्स्ट नंबर का, जब भी फर्स्ट नंबर वाला डेटा को सेंड कर रहा होगा, ठीक है ना, जब भी फर्स्ट वाला डेटा को सेंड कर रहा होगा तो इन बाकी जो नोड्स हैं इनको वेट करना पड़ेगा। कितना वेट करना पड़ेगा, जितना भी इनका प्रोपोगेशन टाइम होगा, जो भी टाइम होगा इनका उसी टाइम तक इनको क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। उस बीच में ये किसी भी प्रकार का डेटा ट्रांसफर नहीं कर सकते। ध्यान से समझें, यदि हम स्लॉटेड अलोहा भी यही कह रहा था हमारा,
स्लॉटेड अलोहा कह रहा था कि यदि हम किसी स्लॉट पे डेटा को सेंड कर दिए हैं और यदि आप बीच में किसी डेटा को सेंड करने की क्वेरी डालते हैं तो वो डेटा वहाँ से सेंड ना होकर बल्कि कहाँ से शुरू होता था, बिगिनिंग से। यहाँ भी सेम वही कंडीशन है। यदि सपोज दैट हमने प्रोपोगेशन टाइम हमारा जो ये है फर्स्ट का मान लिया कि 5 मिनट है, अब 5 मिनट में 2.5 मिनट में हमारे पास चैनल 2 ने रिक्वेस्ट डाल दी कि भैया मेरे डेटा ले जाइए। चैनल हो सकता है कि उसके पास आइडल दिखे, लेकिन हमारा जो पी परसिस्टेंट क्या कहता है, नहीं आप अभी नहीं जा सकते हैं। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि उसमें ऑलरेडी एक चैनल ट्रेवल कर रहा है, यानी एक डेटा ट्रेवल हो रहा है। उस कंडीशन में इसको 5 मिनट का वेट करना पड़ेगा और आफ्टर देन ये फिर चैनल को ले जाएगा। ये प्रोपोगेशन टाइम पे जरूरी नहीं है कि पहली प्रोसेस पहली हुई है तो दूसरी प्रोसेस भी दूसरी होगी, नहीं। प्रोपोगेशन टाइम यानी जिसका जितना टाइम होगा टाइम के अनुसार से डिसाइड होता है कि कौन कब ट्रेवल करेगा, ठीक है ना। इसमें हमारा कोई जोर नहीं होता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तीनों को एक बार समराइज कर लेते हैं, तीनों समराइज में आ जाते हैं। यहाँ पे अलग अलग करके देख लेते हैं। सपोज दैट हमारे पास चैनल्स हैं, हम 2 चैनल बनाएंगे ताकि हमारे इसमें आ जाए स्क्रीन पे। ये सपोज दैट मेरे पास चैनल्स हैं, मैंने सपोज दैट ये बना लिया। तो पहले हम पढ़ते हैं क्या, वन परसिस्टेंट में क्या करेगा, डेटा को सेंस करेगा। यदि आइडल है तो इमीडिएटली डेटा को सेंड कर देगा, अदरवाइज वो क्या करेगा, यदि बिजी है तो क्या करेगा, कंटिन्यूसली उसको सेंस करता रहेगा। जैसे उसको आइडल मिलेगा आफ्टर दिन वो डेटा को सेंड करेगा। तो ये क्या है, वन परसिस्टेंट। नॉन परसिस्टेंट या 0 परसिस्टेंट की बात करें तो वो क्या करता है, वन टाइम डेटा को सेंस करेगा। यदि आइडल है तो इमीडिएट डेटा को सेंड कर देगा। यदि आइडल नहीं है, बिजी पाया गया, तो वो उस कंडीशन पे क्या करता है, रेंडम अमाउंट ऑफ टाइम के लिए वेट करता है। उस टाइम के बाद ही वो दोबारा सेंस करेगा और फिर उस पर क्या करेगा, डेटा को सेंड करेगा। ड्रॉबिक क्या था इसका सबसे बड़ा ड्रॉबिक्स ये है कि इसमें डेटा यदि सपोज दैट वो 5 सेकंड के लिए वेट कर रहा है और डेटा हमारा 1 ही सेकंड में, यानी चैनल हमारा 1 ही सेकंड में फ्री हो गया, तो उस कंडीशन में उसको 4 सेकंड और वेट करना पड़ जाता है, जो कि हो सकता है कि उस 4 सेकंड में डेटा हमारा जो चैनल है वो आइडल रहे या ना रहे। ओके, ये ड्रॉबिक्स था। तीसरे की यदि हम बात करते हैं, तीसरा होता है हमारा पी परसिस्टेंट। पी परसिस्टेंट में क्या होता है, हमारा चैनल क्या करता है, सेंस करता है। सेंस के समय यदि हमारे पास सपोज 3 है, ये 1, ये 2, ये 3, यदि तीनों का प्रोपोगेशन टाइम निकालें तो इनका एक टाइम निकलेगा जिस टाइम पे डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचना है, ठीक है ना। उस टाइम के अनुसार से क्या करता है पी परसिस्टेंट इनको टाइम डिसाइड दे देता है, यानी स्लॉट बांट देता है। बोलता है कि जैसे 1 की प्रोपोगेशन ज़्यादा है तो प्रोपोगेशन ज़्यादा होने पे क्या करता है, वो 1 को पहले एग्जीक्यूट करेगा। तो यानी 1 बड़ा है सबसे 2 और 3 से, तो पहले 1 को करेगा। 1 जब एग्जीक्यूट हो रहा होगा, यानी जब वो डेटा को सेंड कर रहा होगा, उस समय 2 और 3 डेटा को सेंड नहीं कर सकते हैं। उस कंडीशन में देखिए कॉलिजन होने की संभावना पूरी तरह से कम हो गई। यानी मैं यदि डेटा को सेंड कर रहा हूँ तो 2 लोग वेट कर रहे हैं, तो मेरा डेटा जब तक पहुँचेगा नहीं तब तक ये 2 लोग नहीं भेज पाएंगे। तो इससे क्या होगा, कॉलिजन आने की संभावना बहुत कम हो गई। कुल मिला के हम देखें तो नथिंग हो गई, मतलब कॉलिजन्स होना ही नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए हमारे पास जितने भी मेथड यूज़ करी जाती हैं आज की डेट पे, वो सारी की सारी हमारे पास पी परसिस्टेंट की मेथड यूज़ की जाती हैं, जिसमें कॉलिजन्स आने की संभावनाएं नहीं होती। ध्यान से बात समझें यदि, तो ये पूरी की पूरी प्रोसेस ना वाईफाई और लैन नेटवर्क पे होती है। लैन मतलब ईथरनेट पे। एक वाईफाई से हमारे पास लैन क्रिएट किया जा सकता है और ईथरनेट से लैन क्रिएट किया जा सकता है। तो ये जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं ना, ये प्रॉब्लम्स अधिकतर जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं ये सारी की सारी ईथरनेट की प्रॉब्लम। ईथरनेट पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि एक साइड से डेटा जा रहा है, इसी साइड से दूसरे साइड से डेटा आ गया, तो फिर इसमें कॉलिजन हो जाएगा, आपस में भिड़ जाएंगे। और सबसे बड़ी बात क्या है, इनमें एक्नॉलेजमेंट्स की कमी है, मतलब ये एक्नॉलेजमेंट को नहीं देते हैं। एक्नॉलेजमेंट ना देने से इसमें ड्रॉबैक्स क्या है कि हमको ये नहीं पता चलता कि हमारा ही डेटा कोलैप्स हो गया है या किसी और का डेटा कोलैप्स हो गया। आगे समझेंगे क्या है एक्चुअल में। ये समझने के लिए हमको क्या देखना पड़े, वेरिएशन ऑफ द CSMA प्रोटोकॉल। वेरिएशन ऑफ द CSMA प्रोटोकॉल क्या है, 2 प्रकार के वेरिएशंस होते हैं हमारे पास। पहला होता है CSMA CD और दूसरा होता है CSMA CA। CSMA CD मतलब होता है कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कॉलिजन डिटेक्शन, और CSMA CA का मतलब होता है कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कॉलिजन अवॉइडेंस। 2 तरह के होते हैं, एक में डिटेक्ट होता है, दूसरे में अवॉइड होता है। तो पहले हम पढ़ेंगे CSMA CD। CSMA CD क्या है ये पढ़ते हैं। देखिए पहला पॉइंट देखें, यदि हम एल्गोरिथम की बात करें तो एल्गोरिथम पे हम पहला पॉइंट देखें, कहता है व्हेन अ फ्रेम इज रेडी द ट्रांसमिशन स्टेशन चेक वेदर द चैनल इज आइडल और बिजी। यानी यह हमारा चेक करता है कि हम जो डेटा को सेंड कर रहे हैं, जो भी हम ट्रांसमिशन करने वाले हैं, जो भी फ्रेम भेजने वाले हैं, वो उस भेजने से पहले हमें चेक किया जाता है कि क्या हमारा जो चैनल है वो फ्री है या बिजी है, यानी आइडल है या बिजी है। यदि आइडल है, हमारा चैनल आइडल है, तो उस कंडीशन में फ्रेम को इमीडिएटली सेंड किया जाता है। यदि हमारा चैनल बिजी है तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, वेट करते हैं जब तक कि हमारा चैनल
फ्री ना हो जाए। दूसरे पॉइंट की बात करें यदि हम, इफ द चैनल इज बिजी द स्टेशन वेट अंटिल द चैनल बिकम्स आइडल। यानी यदि इस कंडीशन में हमारा, किसी भी कंडीशन में यदि हमारा चैनल बिजी पाया जाता है तो उस कंडीशन में क्या करेगा, हमारा जो चैनल है, जो भी हमारा नोड है, वो नोड क्या करेगा, एक टाइम तक वेट करेगा कि हमारा चैनल जब भी फ्री होगा उस कंडीशन पे हम डेटा को सेंड करेंगे। ये नॉर्मल प्रोसेस जो आप लोग को बताई जा चुकी है इससे पहले। ओके, तीसरे पॉइंट की यदि हम बात करें तो तीसरा पॉइंट कहता है, बताया CSMS में कि इसमें एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलता है, यानी एक्नॉलेजमेंट टेक्निक का यूज़ नहीं किया जाता है। तो इस कंडीशन में होता क्या है, सपोज दैट ये मल्टीपल चैनल हैं, मल्टीपल चैनल्स में हमें ये नहीं पता कि हमारा ही डेटा कोलैप्स हो रहा है या किसी और का। वो कैसे पता चलता है, सपोज दैट मैंने यहाँ से कोई डेटा भेजा, मैं यहाँ से कोई डेटा भेज रहा हूँ किसके लिए, 4 चैनल के लिए, ये 1 था, ये 2 है, ये 3 है, मान लेते हैं ये 4 के लिए। अब सपोज दैट देखिए मेरा फ्री था तो मैंने सेंड कर दिया। अब इसी समय पे सपोज दैट 4 नंबर का भी नोट क्या है, फ्री था, आइडल, उसने भी मेरे लिए डेटा भेज दिया, ये लोग। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे कॉलिजन्स क्रिएट हो गए। अब देखिए कॉलिजन क्रिएट होने की संभावनाएं देखिए, सपोज दैट ये पूरा ड्यूरेशन मेरे चैनल से 4 नंबर तक के चैनल पे पहुँचने के लिए जो समय लगना था वो लगना था तकरीबन, मान लेते हैं 5 मिनट, ठीक है ना, 5 मिनट का समय लगना था। हमारी जो प्रोसेस थी वो 2.5 मिनट चली, यानी 2.5 मिनट, 2.5 मिनट चली हमारी प्रोसेस, और 2.5 मिनट के बाद ही हम क्या कर दिए हैं, अपने चैनल पे कोलिजन्स क्रिएट हो गए। देखिए अभी मैं डेटा को सेंड कर रहा हूँ, कब तक मैं डेटा को सेंड करूँगा, 5 मिनट तक डेटा को सेंड करूँगा, यानी मेरी डेटा की सेंडिंग प्रोसेस कितनी है, 5 मिनट्स की है, तो मैं डेटा को 5 मिनट तक सेंड कर रहा हूँ। तो यदि मेरे डेटा के सेंडिंग के टाइम पे यदि मेरे पास कोलिजन का सिग्नल आता है तो मैं समझ जाऊँगा कि हाँ मेरा ही सिग्नल है। यदि मेरा टाइम होने के बाद यदि कोलिजन का सिग्नल आता है तो मैं इस चीज़ को जज नहीं कर सकता कि ये सिग्नल मेरे ही फ्रेम का है या किसी और नोड का है। सपोज दैट जैसे यहाँ पे कोलिजन हुआ तो इस कोलिजन की इन्फॉर्मेशन नोड 3 को भी दी जाएगी और इसी कोलिजन की इन्फॉर्मेशन नोड 2 को भी दी जाएगी, यानी ये जो कोलिजन है ये चारों के पास जाएगा। अब ध्यान से समझने वाली बात ये है कि कोलिजन मेरा हुआ, मेरे पास भी एक उसका सिग्नल आएगा, और कोलिजन 4 नंबर का भी हुआ तो उसका भी सिग्नल उसके पास जाएगा, यानी यहाँ पे जहाँ पे कोलिजन हो रहा है यहाँ से ये चीज़ें रिवर्स होना शुरू हो जाएंगी, यानी जो चीज़ मेरे पास मैं भेज रहा था वो रिटर्न हो जाएगी और जो 4 नंबर भेज रहा था वो भी रिटर्न हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, यदि कोई भी प्रोसेस हम 2.5 मिनट की कर चुके हैं तो कोलिजन का सिग्नल आने में मुझे कितना समय लगेगा, और वो भी हमें लगेगा 2.5 सेकेंड, 5 मिनट, वो भी कितना समय लगेगा, 2.5 मिनट लगेगा, यानी 2.5 मिनट इसमें भी लगेगा। यानी जितना हमारा प्रोसेस चल चुका, सपोज दैट यही प्रोसेस हमारी 3 मिनट चल चुकी होती, ये 3 मिनट बाद यहाँ पे डिरेक्शन होता है, कोलिजन होता, तो वो हमारी प्रोसेस रिवर्स आने में कितना समय लेती, हमारी प्रोसेस रिवर्स आने में भी उतना ही समय लेती जितना समय वो जाने में ली है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का जो ड्यूरेशन है वो 3 मिनट का है, ठीक है ना। लॉजिक समझ में आया। सपोज दैट और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं इसको कि समझा जा सके। सपोज दैट हम मानते हैं कि हमारे पास 2 चैनल हैं, 2 चैनल के बीच में हम कोई भी डेटा को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। चलिए हम इसको अच्छे से समझते हैं। हमारे पास A, B, C और D ये 4 चैनल हैं। हमने कोई डेटा सेंड किया किसके लिए, इसके लिए। सपोज दैट मेरा डेटा यहाँ तक पहुँचा, इसी समय D ने यहाँ पे डेटा भेज दिया, तो ये जो एरिया बना ये कोलिजन एरिया बन गया। मेरा जो टोटल टाइम था वो 5 मिनट्स का था, ठीक है ना। मैंने यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना मिनट में ट्रेवल किया, 3 मिनट में। तो ध्यान समझिएगा कि मेरा जो सिग्नल आएगा किसका, कोलिजन डिटेक्शन का, वो कितने मिनट में रिवर्स होगा मेरे पास, वो भी 3 मिनट में रिवर्स होगा। क्यों, क्योंकि हमारा जो यहाँ से यहाँ तक का रास्ता है वो कितने मिनट का था, 3 मिनट का था, तो 3 मिनट का ही टाइम वापस लेगा ना वो आने में हमारे पास, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे जो टाइम था, यानी ये इसको 2 मिनट लगा है, डी नंबर को यहाँ तक जाने में 2 मिनट लगा, तो इसको भी कितने मिनट में रिसीव होगा, 2 मिनट में। यदि हम डेटा को सेंड कर रहे हैं और सेंडिंग के समय ही यदि कोलिजन का सिग्नल आ गया तो हम समझ जाएंगे कि हमारे डेटा में कोलिजन हुआ है। यदि हमारे ट्रांसमिशन होने के बाद कोई भी सिग्नल आता है हमारे पास कोलिजन डिटेक्शन का, तो हम ये कंफर्म नहीं कर सकते कि वो सिग्नल हमारे ही फ्रेम का है कि किसी और नोड के फ्रेम का है, ठीक है ना। जितने भी नोड जुड़े होंगे यहाँ पे उन सबको सिग्नल जाता है, डेटा भी ट्रांसमिशन सबको होता है,
जो लैन पे डेटा ट्रांसफ़र होता है वो कुछ इसी प्रकार से होता है। लैन में डेटा ट्रांसफ़र कैसे होता है, सपोज दैट मैंने कोई डेटा यहाँ से यहाँ के लिए भेजा है तो ये सब के पास जाएगा, यानी ए के पास भी जाएगा तो ए बी से पूछेगा क्या ये आपका डेटा है, वो बोलेगा नहीं मेरा पाथ डी नहीं है मैं बी हूँ। फिर ये कहाँ जाएगा, सी के पास जाएगा, सी से पूछेगा क्या ये मैं आपका हूँ, बोलेगा नहीं मैं सी हूँ। फिर ये आगे जाएगा डी के पास, डी को बोलेगा क्या आप हैं, बोलेगा यस मैं हूँ डी तो मेरा डेटा है। तो ऐसे डेटा टेबल का जब कोई डेटा इस तरह से जा रहा है ए बी सी डी के फॉर्मेट में, यानी हर एक नोड को टच करते हुए, तो कोलिजन डिटेक्शन भी इसी तरह जाएगा, यानी जब भी कोई कोलिजन होगा तो उसका सिग्नल भी यहाँ पे और फिर यहाँ पे जाएगा। ठीक है ना। तो ये समझने की बात थी, इसको आसानी से समझना है। बहुत सेंसिटिव टॉपिक है ये, इसको समझना बहुत आसान भी है और थोड़ा सा टफ भी है। यदि आपको समझ में नहीं आएगा तो इसको बार बार देखिएगा आप, ताकि ये बार बार समझ में आए, समझने की कोशिश करिएगा। फिर भी ना आए तो आप एक बार कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। इसके बाद ओके, फ्लो चार्ट के माध्यम से समझते हैं हम CSMS-CD को। सेम वही कंडीशन है जैसे हम इससे पहले देख रहे थे। क्या करेगा वो, स्टार्ट करेगा, स्टार्ट करने के बाद क्या करेगा वो, कैरियर को सेंस करेगा। कैरियर सेंस करने पे यदि कैरियर सेंस आइडल होता है, यस यदि आइडल है, फ्री है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, फ्रेम हमारा आगे बढ़ जाएगा। कहाँ बढ़ जाएगा, ट्रांसमिशन के लिए चला जाएगा। ट्रांसमिशन के दौरान यदि कोई कोलिजन होता है, यानी मेरे साइड से तो आइडल था, मैंने सेंड कर दिया, यदि बीच में उसको कहीं पे ऐसा कुछ मिला कि डेटा है या कोलिजन हो गया, तो उस कंडीशन पे क्या हो जाएगा वो, यदि कोलिजन है तो वो दूसरे स्टेप पे चला जाएगा, यदि कोलिजन नहीं मिला तो सक्सेसफुली क्या हो जाएगा, वो एक्सेप्ट हो जाएगा। अगला टॉपिक है हमारा CSMS-CA, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन अवॉइडेंस। देखिए कोलिजन, ये CD में हमारे पास कोलिजन जो हो रहा था वो ऑकर हो रहा था, यानी वो डिटेक्ट हो रहा था, लेकिन CSMS-CA में क्या हो रहा है, कोलिजन आ ही नहीं रहा है। ठीक है ना। कोशिश की जा रही है कि हमारा जो कोलिजन फ्री ट्रांसमिशन हो, जिसमें कोलिजन्स ना आए। तो दोनों के बेसिक फंडामेंटल में यदि हम समझें तो पहला जो CSMS-CD है वो हमारे ईथरनेट यानी वायर्ड पे जो भी नेटवर्क क्रिएट किया जाता है उस नेटवर्क पे CSMS-CD का यूज़ किया जाता है, और CSMS-CA का यूज़ वाईफाई लैन नेटवर्किंग पे किया जाता है, जहाँ पे वाईफाई के माध्यम से लैन को क्रिएट किया जाता है, वहाँ पे CSMS-CA का यूज़ किया जा सकता है। या कह सकते हैं कि हम वाईफाई की टेक्नोलॉजी में CSMS-CA का यूज़ किया जाता है। करें फर्स्ट पॉइंट देखें हम, When a frame is ready, the transmission station check whether the channel is idle or busy। मतलब सेम वही कंडीशन है, हमारे पास एक चैनल है इस चैनल में सपोज दैट हमारे पास 4 नोड्स जुड़े हुए हैं, 1 2 3 एंड 4, 4 स्टेशन जुड़े हुए हैं। इन चारों स्टेशन में से यदि हमें डेटा को भेजना है तो सेम प्रोसीजर है जो इससे पहले CSMA-CD में करते आए हैं। क्या करेगा वो, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले चेक करेगा किसको, अपने मीडियम को, कैरियर को सेंस करेगा क्या हमारा कैरियर आइडल है या बिजी है। इन केस यदि वो आइडल है तो डेटा को इमीडिएट सेंड नहीं करेगा, क्योंकि कुछ अमाउंट ऑफ टाइम वेट करना पड़ता है, मतलब एक छोटा सा टाइम वेट करता है जिसके बाद ही वो डेटा को आगे ट्रांसफ़र करता है। क्यों ये वेट करता है, यानी जब भी ये सपोज दैट यहाँ पे आइडल हो गया, आइडल होने पे भी वो डेटा को तुरंत सेंड नहीं कर रहा है, इमीडिएट सेंड नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, एक्चुअल में जो CA का जो कॉन्सेप्ट है, CA का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब भी हम कोई आइडल स्टेज पाते हैं तो आइडल स्टेज पे हम कुछ देर रुक के ये चेक करते हैं क्या कोई दूसरा जो स्टेशन था वो कहीं दूसरे स्टेशन ने तो प्रोसेस को तो कहीं एग्री नहीं कर दिया है, मतलब किसी दूसरे स्टेशन ने प्रोसेस को तो अपलोड नहीं कर दिया जिसकी वजह से कोलिजन्स क्रिएट हो जाए या स्लॉट्स जो है वो आगे या पीछे हो जाए। तो इस कंडीशन में क्या करता है वो, इमीडिएट डेटा को सेंड नहीं करता, कुछ समय के लिए वेट करता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें हम, यदि देखें तो अगला पॉइंट हमें कहता है कि यदि स्टेशन वेट पे है, सेम कंडीशन, यदि स्टेशन वेट है तो हम उसको क्या करते हैं, कंटिन्यूसली चेक करते रहते हैं। कब तक चेक करते रहते हैं, जब तक कि हमें आइडल स्टेज नहीं मिल जाती। जैसे ही आइडल स्टेज मिलती है उसी समय हम फिर से क्या करते हैं, तुरंत डेटा को सेंड नहीं करते, कुछ समय वेट करेंगे, उसके बाद डेटा को सेंड करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट में कहता है कि हमारे पास एक छोटी सी गैप साइज होती है जिसको हम बोलते हैं इंटरफ्रेम गैप। तो इंटरफ्रेम गैप को समझने से पहले हम समझ लेते हैं अपने IFS को। IFS क्या है, IFS है इंटरफ्रेम स्पेस। इंटरफ्रेम स्पेस का मतलब है कि जब भी कोई फ्रेम सेंड करना है तो कोई फ्रेम सेंड करते समय हमें क्या करना पड़ता है, पीरियड ऑफ टाइम का वेट करना पड़ता है, जिसको हम IFS बोलते हैं। मतलब जो टाइम हम वेट कर रहे हैं, मैंने बताया ना, यदि इमीडिएट कोई डेटा सेंड नहीं हो रहा तो उसको कुछ सेकंड के लिए वेट करना, सपोज इसको 5 सेकंड के लिए वेट करना है, तो जो ये वेटिंग टाइम है 5 सेकंड करना, यही टाइम क्या कहलाता है, हमारा IFS टाइम कहलाता है। IFS टाइम को डिसाइड करने के लिए हमारे पास कुछ
टर्म्स एंड कंडीशंस है। कैसी टर्म्स एंड कंडीशन है? कहता है यदि IFS लो है, क्या कहता है, यदि नंबर ऑफ स्टेशन में से IFS टाइम को यदि हम निकालें तो हम कैसे पता करेंगे कौन सा फ्रेम हमें कितनी देर वेट करा रहा है। तो IFS टाइम को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास नोड या डेटा अप्लाई करता है डेटा को ले जाने के लिए, तो हम उसको पहले चेक करते हैं वो हाई है या लो है। यदि सपोज दैट उसका IFS टाइम लो है, सपोज दैट उसका टाइम लो है, बहुत कम है उसका टाइम, तो उस समय उसकी प्रायोरिटी क्या होगी, हाई हो जाएगी। उसकी प्रायोरिटी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। हाई प्रायोरिटी पे क्या करता है, वो डेटा को सबसे पहले लेकर जाएगा। दो कंडीशन होती हैं, सपोज दैट मेरा फ्रेम यहाँ पे हाई प्रायोरिटी पे है, यानी मैंने पहली बार ही डेटा को बिगिनिंग किया है, यानी 0, तो ये फर्स्ट प्रायोरिटी पे डेटा को ले जाएगा। मतलब पहली प्रायोरिटी क्या है, इसी फ्रेम को डायरेक्ट एग्जीक्यूट कर देगा, किसी भी प्रकार का वेटिंग टाइम। सपोज दैट यदि मेरी जो IFS टाइम है वो थोड़ा सा हाई है, मतलब 0 से बढ़ के 1 हो गया है, जब 1 हो गया है तो हमारा जो फ्रेम है वो 1 फ्रेम वेट करेगा, उसके बाद डेटा को ले जाएगा। यदि सपोज दैट यही चीज़ 2 हो जाएगी तो हमारा जो फ्रेम है IFS टाइम है वो 2 हो गया, तो उस समय पे हमारा फ्रेम क्या करेगा, 2 स्लॉट का वेट करेगा, 2 स्लॉट के बाद ले जाएगा। यही चीज़ 4 हो गई तो हमारा फ्रेम क्या करेगा, 4 स्लॉट का वेट करेगा, 4 स्लॉट के बाद उस फ्रेम को सेंड करेगा। तो IFS टाइम हमारा ऐसे डिसाइड होता है। अगला जो पॉइंट है वो कंटेशन विंडो है। कंटेशन विंडो क्या है? कंटेशन विंडो है अमाउंट ऑफ टाइम ऑफ डिवाइड इनटू द स्लॉट। मतलब जब जितने भी नंबर ऑफ स्लॉट्स हैं, जो भी स्लॉट्स हैं हमारे, उन सारे के सारे स्लॉट्स को हम क्या बोलते हैं, कंटेशन विंडो। उन पूरे के पूरे स्लॉट्स को हम क्या बोलते हैं, कंटेशन विंडो बोलते हैं। मतलब हमारे पास सपोज दैट कोई डेटा को ले जाने के लिए यहाँ पे फ्रेम डिसाइड कर दिए गए हैं कि पहला फ्रेम यहाँ से होगा, दूसरा फ्रेम यहाँ चलेगा, तीसरा फ्रेम यहाँ चलेगा। तो यही जो फ्रेम्स अलग अलग कैटेगरी में बांटे गए हैं, यही फ्रेम्स क्या कहलाते हैं, हमारे कंटेशन विंडो कहलाते हैं। ये स्टार्टिंग पोजीशन है। सपोज दैट इसके बीच में कोई डेटा इंटर होता है या कोई डेटा रिक्वेस्ट करता है तो वो उस समय पे डेटा को नहीं ले जा सकता। कब तक वेट करेगा, क्लियर टू सेंड का वेट करेगा। क्लियर टू सेंड जब तक उसको नहीं आएगा राउटर की तरफ से, तब तक वो डेटा को नहीं ले जा सकता। तो यही हमारा कंटेशन विंडो। तीसरा जो पॉइंट है हमारा वो एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट को ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, सब लोग जानते हैं। एक्नॉलेजमेंट हमारा क्या होता है, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है, और दोनों किस पे डिपेंड होते हैं, टाइम इन टाइम आउट पे। यदि टाइम पे कोई चीज़ पहुंच जाती है तो उसका पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट आता है, यदि कोई चीज़ टाइम आउट के बाद पहुंचती है तो उसका एक्नॉलेजमेंट हमारे पास नेगेटिव आता है। तो ये हुआ हमारी 3 चीज़ें। अब हम समझते हैं कि अगला पॉइंट्स कैसे डिनोट करेंगे। एक फ्रेम था, हमने फ्रेम को रिक्वेस्ट करी, हमने फ्रेम को क्या करी, रिक्वेस्ट करी। हमने रिक्वेस्ट जब करी तो पहला फ्रेम हमारा एक्टिव हो गया कि हाँ भैया आप जा सकते हैं, परंतु हमारा जो ये फ्रेम है क्या कर रहा है, कुछ समय के लिए वेट कर रहा है, यानी IFS टाइम का वेट कर रहा है। IFS टाइम के दौरान यहाँ पे चेक करा जाता है कि क्या कोई दूसरा नोड तो डेटा को सेंड नहीं कर दिया है जिसके कारण हमारे पास कॉलिजन्स क्रिएट हो जाए। भाई एक ही चीज़ को 2 जगह से भेजेंगे तो कॉलिजन्स क्रिएट होगा। इसको हम वाईफाई के फॉर्मेट में ही समझते हैं। वाईफाई के फॉर्मेट में समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक यहाँ पे वाईफाई डिवाइस लगा देते हैं और इससे हम कई सारे सिस्टम्स को आपस में कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है ना। ये सब वाईफाई से कनेक्ट है, ये सब वाईफाई से कनेक्ट है, ये वाईफाई है हमारा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो क्या रहा है, यदि सपोज दैट पहले नंबर के पीसी ने यहाँ पे भेजा, मैं क्या बोला कि मैं रेडी हूँ डेटा को सेंड करने की, तो रेडी टू सेंड के लिए हम क्या बोलते हैं, इसको RTS बोलते हैं। RTS क्या होता है, रेडी टू सेंड। रेडी टू सेंड मतलब हमें पहला नंबर रिक्वेस्ट करेगा किसको, जो भी हमारा मीडियम है, जो भी मीडियम है उसको पहले रिक्वेस्ट करेगा कि मैं रेडी हूँ डेटा को सेंड करने के लिए। जब तक ये वाईफाई राउटर हमें क्लियरेंस नहीं देता, मतलब क्लियर टू सेंड, इसको बोलते हैं CTS, क्लियर टू सेंड। क्लियर टू सेंड जब तक नहीं देता, दैट मीन्स इसके पास कोई ना कोई प्रोसेस चल रही है जो कि अभी ये चैनल खाली नहीं है डेटा को ले जाने के लिए। यदि यहाँ पे कोई डेटा ऑलरेडी आ रहा है किसी चैनल के माध्यम से, सपोज दैट इस चैनल के माध्यम से डेटा यहाँ पे रिसीव हो रहा है, तो ये मैसेज किसको भेज दिया है, मैसेज तो भेज दिया, मैसेज उसने रीड कर लिया, लेकिन वो कब तक CTS नहीं देगा, जब तक कि ये खाली नहीं है। जैसे ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी, तो प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद क्या करेगा, ये वापस से इसको क्या करेगा, रिक्वेस्ट भेजेगा, बोलेगा कि भैया आप CTS हैं, मतलब क्लियर टू सेंड है, आप डेटा को सेंड कर सकते हैं। उसके बाद भी ये क्या करता है, कुछ सेकंड का वेट करता है, कुछ सेकंड का वेट, वही IFS टाइम को वेट करता है। IFS टाइम में क्या होता है कि वो वेट कर रहा होता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि दूसरे व्यक्ति ने भी रिक्वेस्ट करी हो तो उसका डेटा आ जाए। यदि कुछ सेकंड के वेट के बाद वो क्या करता है, डेटा का ट्रांसमिशन स्टार्ट करता है। उसी सेकंड में ये पता चल जाएगा कि हमारे पास जो हमारा डेटा सेंड होना है वो वाकई में सेंड हो रहा है कि दूसरा व्यक्ति ने सेंड कर दिया। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। इसी चीज़ को हम आपको फ्लो चार्ट के माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे। फ्लो चार्ट से हम कैसे समझ सकते हैं ये देखेंगे हम। फ्लो चार्ट से समझते हैं हम।
फ्लो चार्ट पे आते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पे कुछ चीज़ें दी गई हैं, जैसे कि हमने डेटा को सेंड किया। डेटा को सेंड करते समय सेम सिमिलर प्रोसेस है कि हमारा चैनल क्या चेक करेगा पहले कि हमारा चैनल आइडल है या नहीं है। यदि आइडल है तो आगे की तरफ बढ़ जाएगा, यानी वो रिक्वेस्ट करेगा पहले किसको, राउटर को, यानी वाईफाई राउटर को। वाईफाई राउटर को क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा। रिक्वेस्ट को हम क्या बोलते हैं, RTS। RTS मतलब रेडी टू सेंड। RTS मतलब रेडी टू सेंड, ये बताएगा कि मैं रेडी हूँ सेंड करने के लिए। कौन बता रहा है, ये नोड बता रहा है। नोड बता रहा है हमें कि हम तैयार हो चुके हैं डेटा को सेंड करने के लिए। फिर आगे जाएगा, आगे क्या करेगा, रिसीवर, जो भी रिसीवर है वो, देखिए राउटर के थ्रू ही रिसीव होता है, तो रिसीवर हमें क्या देगा, CTS देगा, यानी क्लियर टू सेंड देगा। यदि क्लियर टू सेंड दे दिया उसने तो ट्रांसमिशन क्या हो जाएगा, आगे बढ़ जाएगा और डेटा ट्रांसमिट होकर सक्सेसफुली सेंड हो जाएगा। यदि सपोज यदि नो हुआ तो उस कंडीशन में क्या करेगा, वो वेट करेगा। वेट करने के लिए क्या करेगा, वो वापस से स्टार्टिंग पोजीशन पे आ जाएगा, वो फिर से चेक करेगा आइडल है। आइडल होगा तो वो रिक्वेस्ट डालेगा, रिक्वेस्ट डालेगा तो फिर उसको CTS का वेट करना पड़ेगा। CTS से अप्रूव होने पे ही वो आगे की तरफ फॉरवर्ड होगा। आई होप कि आप लोग को ये समझ में आया होगा। पूरी प्रोसेस बहुत छोटी सी प्रोसेस थी, इन दोनों प्रोसेस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है और दोनों प्रोसेस अलग अलग जगह पे यूज़ होती हैं। जो CSMA CD है वो ईथरनेट यानी केबल के माध्यम से जो नेटवर्क क्रिएट किया जाता है उस पर अप्लाई होती है, और CSMA CA जो है वो वाईफाई नेटवर्किंग पे यूज़ की जाती है। तो इन दोनों का यूज़ करके मीडिया एक्सेस कंट्रोल द्वारा डेटा को ट्रांसफ़र किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह पे। आई होप कि आप लोग को चीज़ें समझ में आई होंगी। यदि किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। घर पे रहें, सुरक्षित रहें।